नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष जो है आपका चैप्टर 6 जो है सोशियोलॉजी का उसका पार्ट 2 वीडियो जो है लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले हम इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 वीडियो जो है आपको अपलोड करवा चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो वो जा करके देख लें, जिससे आपको जो है पार्ट 2 वीडियो में जो भी आप देखेंगे वीडियो में तो आपको जो है कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में जो हम सबसे पहले जो है क्षेत्रवाद के बारे में समझेंगे कि भारत में जो है किस प्रकार का क्षेत्रवाद और कैसा क्षेत्रवाद जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषा, संस्कृति, जनजाति और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। तो भारत में जो क्षेत्रवाद जो पाया जाता है, क्षेत्र के ऊपर में जो यहाँ पर असमानता या फिर अंतर जो पाया जाता है उसे हम देखते हैं कि आप किस किस चीज़ों से। तो वो आपको भाषा पर देखने को मिल जाएगी क्षेत्रवाद कि जो है एक भाषा के अलग क्षेत्र में रहते होंगे, दूसरी भाषा के अलग क्षेत्र में रहते होंगे। उसके बाद आपकी संस्कृति, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है तो उससे आपको क्षेत्रवाद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनजाति, अलग अलग प्रकार के जो जनजाति होते हैं उन सबको देखते हो आपको क्षेत्रवाद देखने को मिल जाएगा। और धर्म की विविधता, मतलब बहुत सारे धर्म जो है उन सबको देख करके जो आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। तो आपको अगर पेपर में अगर आ जाए ऐसे क्षेत्रवाद को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप भाषा, संस्कृति, जनजाति, धर्म आदि ये सब चीज़ें जो है इसमें लिख सकते हैं। विशेष पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। भारतीय संघवाद इस क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने का एक साधन है। तो भारत का जो ये जो संघवाद जो यहाँ पर जो है, भारत में जो संघवाद मतलब होता है यहाँ पर जो संघ का जो यहाँ पर काम चल रहा है, तो ये सब चीज़ों के कारण जो यहाँ पर क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। उसके बाद क्षेत्रवाद भाषा पर आधारित है। तो अब देखते हैं हम सब भाषा में कैसे किस प्रकार ये जो आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलता है भाषा पर। जैसे पुराना बम्बई भारतीय राज्य मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषा राज्य था। तो पहले आपको ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ पर ज़्यादा भाषा बोलने वाले होते थे उसी का क्या वहाँ पर जो है प्रभाव देखने को मिलता था, इसलिए वो क्षेत्रवाद के कारण। मद्रास राज्य जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग से बना था। मद्रास एक ऐसा राज्य था जहाँ पर क्या था, तमिल था, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी भाषाएं जो थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती थी। उसके बाद आपका आता है अगला, क्षेत्रवाद धर्म पर आधारित है। उसके बाद अगला है क्षेत्रवाद जनजातीय पहचान पर भी आधारित है। जैसे सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजातीय पहचान पर आधारित थे। तो क्षेत्रवाद में आपका जनजाति किस लिए है, जैसे कि 2000 जब आपका था ईस्वी जब चल रहा था तो छत्तीसगढ़, झारखंड हम सब जानते ही इस राज्यों किस लिए थे, जनजातियों के लिए जो है इन राज्यों को जो है जाना जाता था। लेकिन अब क्या है, लोग जो है विस्थापित हो रहे, जिसके कारण जो है इधर उधर सब चीज़ हो गया है। इन सब तत्वों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में तनाव रहता है। अब इसके कारण क्या होता है, लोग जो है अब मान लीजिए एक जगह है, एक एरिया है, वहाँ पर क्या है दूसरे धर्म के है और दूसरे एरिया में दूसरे धर्म के, तो क्या होता है एक दूसरे के बीच में जो है मनमुटाव को आपको देखने को मिलता है। जैसे कि भाषा पर हो गया, अब एक जगह पर दूसरी भाषा बोली जा रही है और वहीं दूसरे इलाके में अलग भाषा बोली जा रही है, तो उस पर क्या है दोनों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद आपका अगला है अल्पसंख्यकों का समाजशास्त्रीय अर्थ, कि अब जो समाजशास्त्री जो है वो अल्पसंख्यक किस प्रकार से उसके बारे में बताते हैं। तो वह समूह जो जाति धर्म की दृष्टि से संख्या में कम हो। तो उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति मतलब जो समूह जो है जिनकी धर्म संख्या कम हो, उनके अंदर जनसंख्या कम हो, जिन जाति में जनसंख्या कम हो, तो उसी को उन्होंने क्या कहा अल्पसंख्यक। जैसे सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, तो ये सब क्या भारत में जो है अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। तो इसलिए जो है इन सबको किस श्रेणी में रखा गया, अल्पसंख्यक के श्रेणी में रखा गया है। तो समाजशास्त्रियों का कहना यह था कि अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा अधिक महत्व है। इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। तो समाजशास्त्रियों ने कहा कि हम जो है अल्पसंख्यक किन आधार पर कहते हैं, जैसे धर्म, भाषा, जाति, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको जो है अल्पसंख्यक उनको कहिए जिनके पास जो है रहने के लिए, खाने के लिए या फिर कहीं भी रहने के खाने के लिए जो है उनके पास व्यवस्था नहीं है। और अगर जिन पे पैसा है वो धनवान है पूरा एकदम, मतलब उस पर भरा हुआ है पैसा, और अगर आप अल्पसंख्यक कहते हैं तो वो भाई आपका जो है गलत हो जाएगा, आप जो उनको अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। अब इन्होंने ये कहा अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो हमें ये जानना है कि अल्पसंख्यकों को क्या संवैधानिक संरक्षण देना है। जी देना है, लेकिन एक निश्चित अवधि में, मतलब उनको जो है
सही समय तक जो है उनको देना। ज़्यादा अगर उनको हम सब संरक्षण दे देंगे तो वो भी क्या है, घाटा हो जाए, क्योंकि दूसरी जाति जो है, जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो उन सबको भी तो भाई हानि हो जाएगा इन सब चीज़ों से, जो कि अभी आपको अब देखने को मिल रहा है। आपको किन सब चीज़ों में, कोई स्टडी हो गया, आपको जो है इन सब चीज़ों में देखने को मिल रहा है। अब जो है बहुत सारे ऐसे जनरल वगैरह के ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी के लायक हैं, लेकिन क्या है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बहुसंख्यक वर्ग, जबकि उनके पास जो है पैसा बहुत कम है, लेकिन उनको जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व, जैसे कि मान लीजिए अब कोई क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, बहुसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है, निश्चित ही अल्पसंख्यक को जो है थोड़ी सी जो है सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि नहीं, ऐसा अगर नहीं होगा तो बहुसंख्यक वर्ग जो है उन्हें बिल्कुल ही दबा देगा वहाँ पर। धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक जो हैं वो राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। अब जब उनकी संख्या ही नहीं तो वो राजनीति कहाँ से करेंगे, भले ही उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी हो, बेशक उन पर पैसा क्यों ना हो, लेकिन जब उनके वहाँ पर संख्या ही, जब उनके कोई सपोर्ट में ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनको संरक्षण की आवश्यकता है। बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति को हथिया लेगा और उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाकर राजतंत्रों का दुरुपयोग करेगा और उन्हें अपनी पहचान छोड़ देने को मजबूर कर देगा। अब उन्होंने ये कहा कि बहुसंख्यक समुदाय क्या है, राजनीतिक शक्ति जिस पर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, जिस पर राजनीति की शक्ति आ गई तो वो क्या है, उस पर पैसा वैसा वगैरह इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं होने वाली। अब वो क्या करेगा, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनको दबाएगा, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए क्या है, उनको ऐसी संरक्षण नियम कानून बनाया जाए जिससे जो है उनको जो है उनके साथ भेदभाव ना हो। अब अल्पसंख्यकों की समस्या क्या क्या है, सामाजिक स्थिति, समाज में छोटा समझना, उन्हें लाभकारी स्थिति से वंचित रखना, है ना, मतलब लाभकारी स्थिति, उसी का मतलब होता है लाभकारी स्थिति से वंचित रखना। समाज से कटे हुए, उनके समाज से काट दिया जाता है, पूर्वाग्रह और रूढ़ि धारणा होती है उनकी, संस्कृति दृष्टि से अलाभकारी स्थिति है उनकी, राजनीतिक दृष्टि से क्या कमज़ोर हैं वो। अल्पसंख्यक अब है अपना अल्पसंख्यकों एवं सामाजिक विविधता पर भारतीय संविधान का, अब उन्होंने क्या करा, अल्पसंख्यकों के संरक्षण सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए क्या करा उन्होंने अनुच्छेद 29 और 30 का जो है निर्माण किया। अब हम देखते हैं इस दोनों अनुच्छेद में उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्र या उनके किसी भाषा के निवासी नागरिकों किसी अनुभाग को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है को बनाए रखने का अधिकार। अब 29 में ये कहा गया कि कोई भी जैसे अल्पसंख्यक, कोई भी निवासी नागरिक क्यों ना हो, इसमें अल्पसंख्यकों की बात नहीं कही गई, उनमें निवासी नागरिक समूह की बात की गई, जिसमें वो अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को बना सकता है, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये सब चीज़ें जो है वो कर सकता है बिना किसी दूसरे भाषा, जाति, धर्म को नुकसान पहुँचाए। अब अगला है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अब जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है, तो अब जो पहले जो होता था कि उसकी भाषा, जाति अगर अलग होती थी, धर्म अलग होता था, तो उसे जो है उस स्कूल वगैरह कॉलेजों में पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या ऐसा नियम कानून बना दिया गया कि अब जिस व्यक्ति को जहाँ पर पढ़ने का मन है, उस अगर कॉलेज का जो भी क्राइटेरिया उसको पास करके जो है वो वहाँ पर पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ें जो आपको अनुच्छेद 29 में देखने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 30 क्या है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि शिक्षा संस्थाओं को स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। अब उन्होंने ये कहा 30वें अनुच्छेद में कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, वो क्या है, अपने रुचि से कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कोई भी संस्थान खोल सकता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकार में वो जो है अपना जो है राजनीति कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो सब जो अनुच्छेद 30 में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किस धर्म का है, किस भाषा का है, या फिर अल्पसंख्यक है कि नहीं है। तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब सरकार जो है इन सबको प्रभावित नहीं करेगी, उनके मर्जी से जो है वो शिक्षा संस्थान हर चीज़ जो है वो खोल सकते हैं। सरकार जो है इसे तोड़ने का धर्म या जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं कर सकती। उसके चलते हम अपने अगला हमारा सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ है रोज़मर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूह को निम्न, अवैध और विरोधी समझती है। सांप्रदायिकता का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई दूसरा धर्म है, वो क्या है, अपने आप को ही सिर्फ श्रेष्ठ मान रहा है, वो कह रहा है कि हमारा ही धर्म जो है एक और सब धर्म जो है वो छोटा है, हमसे नीचा है। तो वो सब चीज़ें जब आपको देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ यही है कि अपने आप को बढ़ाना और दूसरे को नीचे कर देना।
सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। अब धर्म पर ये आधारित ये भी है। उसका सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। यद्यपि संप्रदायवादी जो है धर्म के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, सांप्रदायिकता आदमी क्यों करता है, राजनीति के कारण जो आपको ये देखने को मिलता है। भारत में बार बार सांप्रदायिकता तनाव फैलते हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। और भारत में क्या है, सांप्रदायिकता संप्रदायवाद ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि 1984 में आपको सिख, 2002 में जो है आपको गुजरात के मुसलमानों के साथ जो हुआ वो आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको सांप्रदायिकता के कारण जो है देखने को मिलता है। इसके कारण क्या, अल्पसंख्यक को जो है ज़्यादा नुकसान जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्षवाद क्या है। धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ है आपका पश्चिमी नजरिए के अनुसार इसका अर्थ है चर्च धर्मों को राज्य से अलग रखना, धर्म को सत्ता से अलग रखना, पश्चिमी देशों के लिए सामाजिक इतिहास को हैसियत रखना। उन्होंने ये कहा धर्मनिरपेक्षवाद क्या है कि जो है सभी धर्मों को बराबरी, धर्म को जो है सत्ता से दूर रखना, ये सब चीज़ें आपको जो है धर्मनिरपेक्षवाद में देखने को मिलता है। भारतीय संदर्भ में जो आपका राज्य का धर्मनिरपेक्षवाद वो होता है कि धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। भारतीय भाव के राज्य के सभी धर्मों को समान आदर देना है ना, दोनों के बीच तनाव को ख़त्म करना, फैसला धर्म को ध्यान में रखते हुए। मतलब भारत में जो है ये सब चीज़ें क्या देखने को मिलता है धर्मनिरपेक्षवाद में। ये तो आपका पश्चिमी नज़रिए का था। पश्चिमी नज़रिया अगर पेपर में है तो आपको ये लिखना है, और अगर भारत के संदर्भ में है तो आपको ये लिखना है कि सभी धर्मों को बराबरी दिया जाए, है ना। अगर दोनों धर्म, मान लीजिए कोई भी धर्म उनके बीच में अगर कोई मनमुटाव होता है तो उसे जो है ख़त्म किया जाए। तो भारत में जो है धर्मनिरपेक्षवाद का यही अर्थ जो है आपको देखने को मिलता है। उसका सभी धर्मों के जो है आपको त्यौहार पर जो है छुट्टी देना, तो ये सब चीज़ें जो है अगर आप करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर धर्मनिरपेक्षवाद देखने को मिल जाएगा। उसका सत्तावादी राज्य क्या होता है, देखिए एक सत्तावादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत है। अब लोकतांत्रिक राज्य मतलब निरंकुश का आपने जो है सुना होगा, तो वही आपका जो है सत्तावादी राज्य में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। इसमें लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, शक्ति होती है, जिनके पास शक्ति होती है वो इसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अब क्या होता है इसमें कि लोगों की आवाज़ इसमें नहीं सुनी जाती, जो सरकार कह दे वही आपको, जो सत्ता में जो उस टाइम होगा वो जो बोल दे वही आपको जो है मानना पड़ेगा। सत्तावादी राज्य अक्सर भारत भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार, विधि के अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसे अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। अब सत्तावादी राज्य क्या करेगा, भाषा की स्वतंत्रता, भाषा के आधार पर जो स्वतंत्रता है वो जो बोलेंगे भाषा बोलने के लिए वही आपको बोलना पड़ेगा, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे वो, संरक्षण का अधिकार जो भी है, लोगों के साथ भेदभाव करेंगे। सत्तावादी राज्य में जो आपको यही सब देखने को मिलता है। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव जो है आपको आपातकालीन काल में जो है देखने को मिल गया होगा कि 1975 से 77 में जो आपका जो आपातकाल लगा था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय जो आपको निरंकुश शासन का जो है अर्थ समझ में आ गया होगा। उस समय जो भी लोग इस धरती पर होंगे, संसद को निलंबित कर दिया गया था। अब उस समय क्या हुआ, संसद को निलंबित कर दिया गया, नागरिकों की स्वतंत्रताएं छीन ली गई, राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिए गए बिना किसी मुकदमे के, है ना, जेल में डाल दिए गए। जनसंचार के माध्यम मतलब प्रेस पर जो है बिल्कुल रोक लगा दिया गया। लोग जो है अपने मनमर्जी से कुछ बोल ही नहीं सकते थे। सबसे कुख्यात कार्यक्रम तो आपका नसबंदी अभियान चलाया गया। लोगों को शल्य क्रिया के कारण उत्पन्न हुई समस्या से मौत हो गई। अब ये जब कराया जा रहा था तो लोग कितने की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1977 के प्रारंभ चुनाव में क्या लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सत्तावादी कांग्रेस दल को विरोध में वोट डाले। अब जब निरंकुश शासन तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा नहीं, तो क्या हुआ, जब एक बात बताइए, अब देश आज़ाद क्यों हुआ था, देश आज़ाद इसीलिए हुआ था ना जो निरंकुश शासन खत्म हो। अब जब आज़ाद होने के बाद भी अगर निरंकुशता अगर चलती रहेगी तो फिर इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ थे। तो यही सब चीज़ जो आपको देखने को मिलता है। अब सत्तावादी शासन का परिणाम क्या हुए, जब ये हुआ ऐसा तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ, भागीदारी की लहर उत्पन्न हुई, सामाजिक आंदोलन शुरुआत हुई, महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, मानवाधिकार, दलित आंदोलन, ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। मतलब हर लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है इसमें सत्तावादी शासन के जो है विरोध में जो है शुरू कर दिया गया था। अब नागरिक समाज देखिए क्या होता है। नागरिक समाज वह व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होते हैं लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्रों से बाहर होते हैं। नागरिक समाज क्या होगा, ये ऐसे समाज होते हैं जो निजी क्षेत्र से अलग होते हैं। मतलब ये जो है निजी जो भी होता है, परिवार वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन ये क्या है, राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होते हैं। राज्य हो गया, बाजार हो गया, इन सब चीज़ों से जो है बिल्कुल बाहर रहते हैं। नागरिक समाज में जो है स्वेच्छा संगठन
मिलती है। नागरिक समाज में जो मतलब लोग जो है अपने मनमर्जी से जो है सिंपल एक व्यक्ति जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी जो है फैसले वगैरह ले सकता है। इसमें जो है समाज को जो है बिल्कुल भी घुलने मिलने नहीं दिया जाता है। यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है। इसमें क्या है, एक एकल नागरिकता का जो आपको क्षेत्र है, ये व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति मिलकर, मतलब व्यक्ति सब जो है 2-3 मिलकर के क्या करेंगे, आपको जो है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे गैर सरकारी संस्था, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संघ आदि, ये सब चीज़ें क्या है आपको नागरिक इन सब में जो आपको देखने को मिलते हैं। अब नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दे, जनजातियों की भूमि की लड़ाई, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्होंने मतलब नागरिक समाज ने मतलब ये सब चीज़ें आप कराए। मानवाधिकार और दलितों के हक की लड़ाई लड़ी है नागरिक। नगरीय शासन का हस्तांतरण कर दिया गया। स्त्रियों के प्रति हिंसा, बलात्कार विरुद्ध अभियान चलाए गए। बांधों के निर्माण अथवा विकास की अन्य परियोजना के कारण विस्थापित जो हुए लोग थे उनको पुनर्वास करवाया गया। गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध आवासीय अधिकार के लिए अभियान। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार जो आपको देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्या है, जो एक व्यक्ति ने जो बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया है, कोई भी आंदोलन हो गया इन सब चीज़ों में, तो वो जो आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद दलितों को भूमि का वितरण हो गया। राज्य के कामकाज में नज़र रखने और उनके कानूनों का पालन करवाना। तो ये सब चीज़ें जो आपको इसमें देखने को मिलती है, किसमें, आपको नागरिक समाज में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। उसका चलते हम अपने सूचना का अधिकार पर। सूचना का अधिकार जो आपका 2005 में लागू, लोगों को उत्तर देने का राज्य को बाध्य करना। मतलब इसमें क्या था, लोग जो है कोई भी जो है अपने सरकार से जो है किसी भी जैसे काम हो रहा है तो उस पर जो है सवाल पूछ सकती थी, जो आपने कितना पैसा खर्च किया, कितने श्रमिक लगाए, है ना। ये सब चीज़ जो आपको सूचना का अधिकार 2005 जो आपका आया था उसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो आपको ये राजस्थान में जो है लागू हुआ था, तो इसे जो है आप याद कर सकते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियम एक कानून है जिसमें क्या भारतीयों को जम्मू कश्मीर सरकारी अभिलेख तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना के अनुरोध कर सकता है और उस प्राधिकरण से यह आशा कर सकता है कि वह जो है शीघ्र ही है कि 30 दिन के भीतर जो है उत्तर दे दे। मतलब जो भी सवाल आप पूछोगे तो आपको जो है सरकार जो है 30 दिन के भीतर जो है जवाब दे देगी। अगर वो ऐसा 30 दिन के भीतर अगर जवाब नहीं देती है तो सरकार जो है समझ जाती है कि कुछ गलत काम हुआ है, जिसके कारण जो है सरकार उत्तर नहीं दे पा रही है। ठीक है। अब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लाभ क्या है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकार से धन के आवंटन कर की मांग कर सकता है। निजी दस्तावेज को है प्रतिलिपि मांग सकता है। मतलब कुछ भी चीज़ जो है वो सरकार से मांग सकता है। विभिन्न परियोजना के लिए धन आवंटित किए जाने के बारे में लोगों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अब कोई भी अब परियोजना चलाई जा रही है तो धन का किस प्रकार से जो वहाँ पर वितरण किया गया, इन सब चीज़ों को जो है वो पूरा जो है लेखा जोखा जो है वो सरकार से मांग सकता है। तो यही चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यही था आपका जो है, नहीं थोड़ा सा और है तो इसको भी मैं आपको जो करवा देता हूँ। दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है। दस्तावेज कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण, कार्यों की सामग्री और प्रमाणित नमूनों का अधिकार लेना। नागरिक सूचना जैसे प्रिंट आउट, डिस्कस हो गया, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेना। मतलब ये सब चीज़ जो है कोई भी माध्यम से जो है सरकार को जो है जनता को जो है जवाब देना पड़ता है। तो यही था आपका जो है पार्ट 2 वीडियो था। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी प्रकार हम आपके जो और भी जितने भी सिलेबस के अनुसार चैप्टर आ रहे हैं तो उसके भी जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी और इससे पहले हम जो आपके 3 चैप्टर जो है और भी वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने वो सब सभी नहीं देखी है तो जा करके वो वीडियो जा करके देख लें। तो मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।